तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मेरे भाई बात करने वाले हैं हम हिंदी की मैं यहाँ पे सीरीज आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ मेरे भाई। ठीक है, बहुत दिनों से लगभग 1 महीना हो गया था, किसी काम में फंस गया था मेरे भाई, तो वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। मैंने सोचा फिर उसके बाद जब उत्तराखंड का पुलिस का फिजिकल होता है तो उसी के दौरान मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड का फिजिकल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और कई बच्चों का हो भी गया और कईयों का चल रहा है। ठीक है, तो जिनका हो गया है तो कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा है। अगर 90 प्लस है तो अच्छे से मेरे भाई तैयारी करें, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिनका 70 से 80 आया है तो वो उनको मेहनत करने की जरूरत है मेरे भाई। ठीक है, और जिनका इनसे भी कम आया है तो वो अगली बार ही ट्राई करें, क्योंकि इस बार उनका होना मुश्किल है मेरे भाई। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि 60 नंबर अगर आपके आ रहे हैं फिजिकल में तो मेरे भाई 40 नंबर तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर जो बेनिफिट बच्चों को मिला है 90 उन्होंने मारा है कि उन्होंने 100 का फिजिकल मारा है, तो उनसे आगे बढ़ने पर आपको काफी कठिनाई होगी। 40 नंबर का आप रिटर्न में खींच पाइए, मामूली बात नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को मेरे भाई स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ठीक है, अगर आपको अगर उत्तराखंड का इतिहास भी अगर अच्छे से पढ़ना है तो उसको भी मैंने डिटेल में कवर अप कराया है मेरे भाई। 40 नंबर का पूरा उत्तराखंड का जीके मैंने कवर करा दिया है, उसको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है अलग से, आप उसको देख सकते हैं। और उत्तराखंड का पूरा इतिहास मैंने करा दिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हिंदी का पहले हम व्याकरण पूरा कवर अप करेंगे। पूरा व्याकरण का जितना भी भाग है पोर्शन में आपको कवर अप करा दूंगा। लगभग 1 महीने में ही खत्म हो जाएंगे मेरे ख्याल से, 1 महीने से भी कम का समय लगेगा। 14 से 15 इसमें चैप्टर है, तो मुझे नहीं लगता कोई चैप्टर एक वीडियो से ज़्यादा मैं बनाने वाला हूँ। तो आधे महीने में आपका पूरा हिंदी का सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा व्याकरण से रिलेटेड। फिर आपका चलते हैं उस पर चलेंगे हम, गद्यांश और पद्यांश पर चलेंगे, वहाँ पर हम इसको कवर अप करेंगे। पहले छोटी मोटी चीज़ें पूरी कवर अप कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा हो गया, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना मेरे भाई, मेहनत आपके लिए पूरी चल रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले देखते हैं हिंदी वर्णमाला। विराम चिन्ह मेरे भाई इस वीडियो पे मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा कवर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगले वीडियो में विराम चिन्ह को अच्छे से कवर अप करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो वर्णमाला आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं हम। तो पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ पूरी चाहिए होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं इसकी पीडीएफ कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा। ठीक है, तो पहला आता है आपका वर्ण के भेद आते हैं। वर्ण के भेद से पहले हम समझेंगे वर्ण होता क्या है। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है मेरे भाई? आपका सबसे जो छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं हम। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी वर्ण आपका। तो मेरे भाई वर्ण होता है और एक अक्षर होता है, आप कंफ्यूज ना होइए मेरे भाई, वर्ण और एक अक्षर होता है। ठीक है, अक्षर क्या होता है और वर्ण क्या होता है आपको पता नहीं है तो मैं बताऊंगा। बेसिक्स टू एडवांस में आपको पूरा लेकर चलूंगा, जो नए बच्चे हैं उनको भी पूरा क्लियर होगा। ठीक है, अच्छे से, अगर मैं आशा करता हूँ आप एक कॉपी पेन लेकर अपने साथ बैठेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। तो अक्षर क्या होता है? अक्षर होता है आपका अक्षर। जैसे मैं कोई शब्द लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ अक्षर। ठीक है, अक्षर लिख दिया मैंने, अक्षर का अक्षर ही ले दिया। ठीक है, अक्षर का अक्षर ले दिया, तो अक्षर क्या है मेरे भाई? अक्षर अब एक अक्षर है। ठीक है, लेकिन वर्ण क्या होता है? वर्ण इससे भी छोटा होता है। वर्ण जिससे मतलब ये बना हुआ है, जैसे परमाणु होता है, परमाणु किससे बने होते हैं? छोटे छोटे अणु से बने होते हैं। वैसे ही होता है अक्षर। जैसे अक्षर किससे बना हुआ है? आधा क से बना हुआ है प्लस 100 से बना हुआ है। कौन सा 100 है मेरे भाई? ये इसे भी आगे जब हम व्यंजन पढ़ेंगे उसमें आपको बता दूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए 100 कौन सा है। एक तालव्य 100 होता है, एक मूर्धन्य 100 होता है और एक दंतव्य 100 होता है। ठीक है, तो इसके बाद मेरे भाई, तो ये क है। ठीक है, हलंत वाला क हो गया। ठीक है, और आपके बाद मेरे भाई ये आता है, तो ये वाला जो क है, ठीक है, इसका जो हलंत वाला क है, तो हलंत वाला क क्या हो जाएगा मेरे भाई? हलंत वाला क ये हो जाता है आपका वर्ण, यानी कि वह छोटी से छोटी इकाई जिससे आप कोई अक्षर बनाते हैं, जिसमें दूसरा वर्ण जोड़कर हम क्या करते हैं? अक्षर का निर्माण करते हैं। मतलब इससे छोटा अब ये नहीं टूट सकता। ठीक है, इससे छोटा अब ये नहीं टूट सकता। अगर 100 की बात करें, इस 100 की मूर्धन्य 100 है, ठीक है, पेट कटा 100 है, मूर्धन्य 100 कहते हैं। ये 100 क्या है? इस 100 का मूर्धन्य 100 का जो आधा भाग होगा, यानी कि ये 100 भी किसी से मिलकर बना है ये 100 भी। ठीक है, ये 100 क्या है? अभी अक्षर है। ठीक है, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है, लेकिन इनको और तोड़ा जा सकता है, इसलिए ये वर्ण नहीं है। वर्ण है क में हलंत लगा दिया मैंने, ये वर्ण है। ठीक है, क और 100 से मिलकर अक्षर बनता है, तो क क्या है? छोटा। इससे छोटा आप नहीं बना सकते। ठीक है, ये सबसे छोटा है। अब जैसे बात करेंगे हम किसकी? जैसे मैं बात करूंगा 100 बचा था हमारे पास, तो 100 भी क्या था? ये मूर्धन्य 100 भी क्या था? एक वर्ण था। तो वर्ण था, इसको भी अगर हम, सॉरी, अक्षर था, अक्षर को भी अगर हम इसको भी तोड़ें तो क्या होगा? 100 आएगा, हलंतम आएगा प्लस अ आ जाएगा। ठीक है, तो अ अपने आप में ही क्या वर्ण है। तो ये जो सारे स्वर होते हैं वो आपके वर्ण ही होते हैं, क्योंकि इनको और नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, ठीक है, और आपका, ठीक है, अब ऐसा भी नहीं होता कि सारे स्वर आपका वर्ण होते हैं, ऐसा भी नहीं है। आ है जैसे, मीन्स ये सारे अक्षर हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, स्वर व्यंजन आपके सारे अक्षर हैं, उनको तोड़कर ऐसा शब्द बनाना है कि उससे आगे वो आप नहीं टूट पाए। जैसे अ है, अ आपका क्या हो जाएगा? अ को आप और नहीं तोड़ सकते। ठीक है, आ है, जैसे आ क्या है? ये वही बनाने में मदद करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, आपका जो स्वर आते हैं वही क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। ठीक है, स्वर ही वर्णों के हिसाब से आते हैं। जैसे
एक एग्जांपल देता हूँ आपके लिए, कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। जैसे लहसुन ले लिया मैंने, क्या ले लिया, लहसुन ले लिया। तो लहसुन का अगर मैं वर्ण विच्छेद करने को आता है एग्जाम में, ठीक है, तो वर्ण विच्छेद करने के लिए आएगा तो लॉ का क्या हो जाएगा, लॉ का हो जाएगा लॉ प्लस अ, ठीक है। कैसे हो जाएगा, कोई भी जैसे जैसे किसी पर मात्रा नहीं लगी है जैसे, ठीक है, अच्छे से बेसिक से समझो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना आपको, बेसिक से समझो। जिस पे मात्रा नहीं लगी है, जैसे मैंने हिंदी को ही ले लिया है, हिंदी, ठीक है, यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी लिखा हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे हिंदी जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये हिंदी को ले लिया है मैंने। तो हिंदी क्या है, हिंदी में आपको ही एक छोटी ई की मात्रा दिख रही है ना, ये छोटी ई की मात्रा क्या है, ये छोटी ई की मात्रा इस पे वर्ण का काम कर रही है। और जो ह है मेरे भाई ये अक्षर है, ठीक है। जब वर्ण विच्छेद की बात आएगी, वर्ण विच्छेद की बात आएगी तो वहां पर अक्षर के पीछे, जैसे मैंने लहसुन लिया था ना, लहसुन लिया था तो लहसुन क्या है, लहसुन क्या है मेरे भाई, लहसुन क्या है, लौ क्या है, लौ एक अक्षर है, अक्षर को तोड़ा मैंने, अक्षर को तोड़ेंगे तो आधा लौ प्लस अ, जिस पर कोई मात्रा नहीं चढ़ी होगी मेरे भाई, जैसे लौ है, क ख ग घ ङ छ छ ज ज य, ठीक है, इन पर जिन पर कोई मात्रा नहीं चढ़ी है, सिंगल है जो, ठीक है, उनके पीछे हमेशा वर्ण विच्छेद करने पर अ आता है। याद रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। तो जिनके पीछे कोई भी मात्रा नहीं होती है तो उनके पीछे में क्या होता है, अ आता है वर्ण विच्छेद करने पर। और जिनके पीछे में मात्रा है, जैसे सू है, सू का क्या हो जाएगा, सू का क्या हो जाएगा, सौ तो है, सौ आधा लगा है, इस पे ऊ की मात्रा चढ़ी है, तो सू का क्या हो जाएगा, स प्लस ऊ। आई होप आप अच्छे से कर पाएंगे वर्ण विच्छेद, ठीक है। तो जिस पे मात्रा लगी है उसका देख लेना है कौन सी मात्रा है, छोटी मात्रा है तो छोटी लगा देना, बड़ी है तो बड़ी लगा देना है, ठीक है। जैसे आप किसी का भी कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूंगा किसका, जैसे मैं बोलूँ आपका मेरे भाई दरवाजा है, जैसे क्या है, दरवाजा, दरवाजा है तो दरवाजा का क्या हो जाएगा मेरे भाई, दरवाजे का दो क्या है, सिंगल है तो दो, दो में हलंत लगेगा प्लस ओ हो जाएगा, ठीक है, दो में हलंत लगाएंगे आप प्लस ओ, प्लस पूरे शब्द का हमें क्या निकालना है, संधि वो निकालना है, वर्ण विच्छेद निकालना है। तो इसे निकालेंगे हम, दरवाजा मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो दो हलंत आएगा प्लस ओ आएगा मेरे भाई, प्लस रो है, रो सिंगल है, प्लस इसका क्या आ जाएगा ओ, हलंत लगा रहा है पीछे से उसकी मात्रा लगा देनी है, प्लस वो है, वो के पीछे अब ओ नहीं आएगा क्योंकि सिंगल नहीं है, आ की मात्रा लगी हुई है तो पीछे से आ लगाएंगे। फिर जा का वैसे ही जो, जो है मेरे भाई, ठीक है, हलंत लगाएंगे, हलंत लगाएंगे पीछे जो उसकी मात्रा है उसको लगा देंगे, जो आधा है प्लस आ की उसमें मात्रा चढ़ी हुई है। तो ऐसे आपको क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। आई होप आपको वर्ण और अक्षर में क्लियर हो गया होगा। अक्षर क्या है, जिसका जो क्या है तोड़ा जा सके जिसको, और वर्ण क्या होता है जिसको छोटे, उससे छोटे में नहीं तोड़ा जा सके। सबसे छोटी इकाई वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। मेरे भाई आप वर्ण के भेद देखते हैं, वर्ण क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं आपका, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आप स्वर और व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन से आपका क्या मिल रहा है मेरे भाई, वर्ण बन रहा है, ठीक है। तो वर्ण के भेद क्या है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है मेरे भाई, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो होते हैं वर्ण, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क बोल दिया मैंने, क बोला तो क के पीछे क्या अ है, क एक पूरा अक्षर है अपने आप में, उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, वर्ण में विच्छेद हो जाएगा ना, क आधा अनंत आएगा क पे, तो क को कैसे बोला जाएगा, इसके पीछे अ की, क बोलो क। तो हिंदी का एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितना बोलोगे उतना अभ्यास में आपका आएगा, ठीक है। तो क बोलोगे तो क के पीछे अ आ रहा है ऑटोमेटिक, तो क के हलंत लगाएंगे और अ, ये क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, संधि विच्छेद, सॉरी संधि विच्छेद नहीं, वर्ण विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, क्लियर हो गया। व्यंजन आपका स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और स्वर जो है व्यंजन की, सॉरी स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। एक आता है अयोगवाह। अब हालांकि स्वर आपका कितने होते हैं, स्वर होते हैं आपके, स्वरों की संख्या होती है 11। आपका कितना हो गया, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, कितने हो गए, 11 हो गए, 11 हो गए। लेकिन अगर आप लिखने के आधार पर बोलेंगे, लिखने के आधार पर 11 होते हैं, लेकिन बोलने के आधार पर 10 स्वर होते हैं। बोलने के आधार पर 10 स्वर कैसे होते हैं भाई, यहाँ पे संख्या तो आप देख रहे हैं 11 लिखा हुआ है, लेकिन जो बोलने के आधार पर स्वर 10 कैसे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं कैसे, जैसे बोलने के आधार पर 10 बोलेंगे तो री आपका जो बीच में आता है ना, री, उ के बाद री जो आता है, ये री जो हिंदी जो व्यंजन आपका री, इसी की तरह हम बोलने पर इसका क्या आता है, प्रोनाउंस आता है, री, री ये वाला री आता है एक तरीके से व्यंजन की तरह से। तो इस री को काउंट नहीं किया जाता बोलने के आधार पर। अगर कोई पूछेगा तो बोलने के आधार पर कितने होते हैं, सॉरी स्वर 10 होते हैं, और संख्या के आधार पर 11 होते हैं लिखने के आधार पर, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था अयोगवाह की, बात कर रहा था। अयोगवाह क्या होते हैं, अयोगवाह ना स्वर पे गिने जाते हैं ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं। अयोगवाह होते हैं आपका अंक और अह, अंक और अह होते हैं अयोगवाह। अंक को कहा जाता है अनुस्वार, अनुस्वार कहा जाता है अंक को, अनुस्वार, और अंक अह को कहा जाता है विसर्ग, ठीक है। ये आपको पता होगा, ये ना तो आपका स्वर में गिने जाते हैं ना ही आपका व्यंजन में गिने जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, लिखने के आधार पर मैंने 11 स्वर बता दी, बोलने के आधार पर 10 स्वर। अब स्वरों के प्रकार हैं, नीचे आपका स्वरों के प्रकार दिए गए, भेद दिए गए हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर क्या है मेरे भाई, ह्रस्व स्वर होते हैं आपका, जैसे ह्रस्व स्वर होता है अ, कोई मात्रा नहीं चढ़ी मतलब, ठीक है, अ ई उ, ठीक है, छोटा
ह्रस्व मतलब छोटा होता है, तो छोटे अक्षर हैं अ ई उ, और इसमें री भी आता है मेरे भाई, ठीक है, री भी इसमें आता है। और दीर्घ क्या हो जाएंगे, दीर्घ इसी के स्वरूप, दीर्घ में क्या आ जाएगा, दीर्घ में आ जाए अ का बन गया आ, ई का बन गया ई, उ का बन गया उ। तो ये क्या मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, इन तीनों को कहते हैं मूल दीर्घ स्वर होने के, और 3 और हैं, ठीक है, 4 और हैं, आई ए आई ओ औ, ठीक है। अंक को नहीं गिनेंगे क्योंकि वो ना तो स्वर में ना तो मैंने बता दिया आपको अयोग वाह में आते हैं, तो उनका हम जिक्र ही नहीं करेंगे आप स्वर में, ठीक है। तो बाकी जितने बचे अ ई उ री के अलावा जितने भी बचे वो सारे दीर्घ स्वर में आते हैं, लेकिन मूल दीर्घ स्वर इन तीनों को कहते हैं, ठीक है। आ ई उ मेरे भाई साथ साथ अगर नोट्स बनाएंगे तभी ये चीज क्लियर हो पाएगी, क्योंकि एक बार रिवाइज करेंगे जब एग्जाम के टाइम पे तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आ ई उ ये क्या होता है, ये आपका मेन मूल दीर्घ स्वर होते हैं। मूल दीर्घ स्वर क्यों, क्योंकि इनसे ही ये बने हुए हैं, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो प्लुत स्वर आता है लास्ट में। प्लुत स्वर क्या है, आपके सिलेबस में नहीं आता वैसे, अब ये इसका अस्तित्व उतना नहीं रह गया है। प्लुत स्वर होते हैं जो आप खींच कर मतलब बोलने वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, खींच कर बोलने वाले शब्द, जैसे कि आप बोल सकते हैं, आप ओम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ओम ओम बोलते हैं ना, ऐसे ओम, तो ऐसे खींच कर ही प्लुत स्वर में आते हैं, तो इनका अस्तित्व एक तरीके से समाप्त है, तो इनको तो छोड़ो। मात्राएं, मात्राएं वही मात्राएं हैं जो इन पर लगती हैं, आ ई उ ए आई ओ की, ठीक है, री की मात्रा। अब आते हैं हम इसके अंतर्गत मेरे भाई ह्रस्व दीर्घ प्लुत बता दिया मैंने आपको, जैसे यहाँ पे दिया है ना, मूल स्वर देखो अ ई उ है, मूल स्वर क्या है अ ई उ री है, और आ ई उ ए आई ओ औ ये क्या है मूल दीर्घ स्वर, ये 3 है आपका। और ये ए आई ओ औ क्या आते हैं, ये आते हैं आपका संयुक्त स्वर में आते हैं, ए आई ओ औ आपका संयुक्त स्वर में आते हैं। संयुक्त स्वर क्या है मेरे भाई, 2 या 2 से संयुक्त क्या होता है, 2 या 2 से अधिक ही होना है संयुक्त में, तो संयुक्त स्वर क्या हो जाएगा, ए आई ओ औ, जो 2 या 2 से अधिक स्वर से मिलकर बने हैं। तो ए कैसे बना है, ए बना है मेरे भाई आपका अ प्लस क्या कर दें आप, ई कर दें, तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। अब ए बन गया तो ए में आप अ को जोड़ देंगे, ए में अ को जोड़ देंगे तो वो ए बना देगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ए में अ को जोड़ देंगे तो वो आई बना देगा, ए में अ को जोड़ा तो आई, और ए चाहिए तो आपको अ में छोटी ई को जोड़ देंगे तब, अ जोड़ना है आपको, ठीक है, ट्रिक है, देखो अ जोड़ना है, इसमें भी अ जोड़ा, ए बनाना है तो छोटी ई, और आई बनाना है तो छोटा ए, बस सिंपल है मेरे भाई, संयुक्त स्वर, ठीक है। वैसे ओ का है, ओ कैसे बनाएंगे आप, ओ बनाएंगे अ जोड़ा आपने अ तो जोड़ना है प्लस ऊ छोटा, ठीक है, ओ का छोटा भाई छोटा ऊ, ए का छोटा बहन छोटी बहन ई, ठीक है, वहीं से शब्द वैसे ही बोलने में आपको समझ में आ जाएगा, जो हिंदी थोड़ा बहुत जानते हैं, जो इंग्लिश मीडियम का थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम आसानी से सबको समझेंगे, ठीक है। ओ हो गया, औ का देखेंगे तो औ क्या है, औ का देखेंगे मेरे भाई तो औ का क्या हो जाएगा, अब छोटा ओ को ले लेंगे, छोटा ओ को ले लिया प्लस ओ कर देंगे, ओ तो आना ही आना है, ठीक है, ऊ इनका छोटा भाई समझ के देख लेना, औ है तो छोटा भाई ओ उसका, और ओ है तो उसका छोटा भाई ऊ हो जाएगा, तो ये सिंपल आपका संयुक्त स्वर यहाँ पे खत्म। तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, संयुक्त स्वर के बाद हम चलेंगे, संयुक्त स्वर के बाद मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई क्या, संयुक्त स्वर के बाद आता है आपका कि जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। अब हम किसका देखेंगे मेरे भाई, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे है मेरे भाई, ठीक है। आगत स्वर क्या होता है, देखो मेरे भाई आगत स्वर क्या होता है, आगत स्वर और आगत व्यंजन में आपको बता देता हूँ। जैसे आगत यहाँ पे लिखा है ना, आगत स्वर, ये आगत स्वर मेरे भाई, ठीक है, आगत स्वर है मेरे भाई, ठीक है, आगत स्वर है। जैसे आगत व्यंजन क्या होता है, आगत व्यंजन जैसे आप क बोलते हैं, कोई मुसलमान का फारसी वर्ड आपने देखे होंगे, यहाँ पे क के नीचे बिंदा होगा, ख के नीचे कोई भी शब्द होंगे यहाँ पे बिंदा होगा, ग है उसके नीचे यहाँ पे बिंदा होगा, ठीक है, जौ लिखते हैं वो बिंदा लगाते हैं यहाँ पे, फ लिखते हैं बिंदा लगाते हैं यहाँ पे, तो ये आगत व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। बाकी जो आगत स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे अ, आगत स्वर में आता है आ, और ये वाला ऑफिस, ऑफिस बनता है, ऑफिसर बनता है, डॉक्टर बना सकते हैं, ट्रॉफी बना सकते हैं ना, ट्रॉफी, ये वाली ट्रॉफी ना, तो ये सारे क्या है, आगत स्वर होते हैं, आगत व्यंजन भी होता है, ठीक है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे हम, ठीक है, इनको भी बाद में देखते हैं क्या है, ये व्यंजन का है पूरा पोर्शन, संयुक्त स्वर बता दिया, प्लुत बता दिया, ह्रस्व बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगत स्वर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है, जीभ के, ठीक है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा सब कुछ। जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो जीभ के आधार पर देखो, एक होता है अग्रभाग, एक होता है पश्च भाग, एक होता है मध्य भाग, ठीक है। तो जीभ के आधार पर, जैसे जीभ के आधार पर कैसे देखेंगे हम, अग्रभाग में आप देख सकते हैं ई ए आई लिखा है, मध्य भाग और लिखा है, पश्चिम भाग में आ उ औ औ, ये अ भी आता है, जो आपका क्या होता है, आगत स्वर होता है, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो जैसे आप अग्र स्वर, जैसे आप जीभ का प्रयोग कीजिए, एक बार ई को बोल के देखिए, ई, तो ई जो है आपका दांत में लग रहा होगा, जीभ जो है दांत में लग रही है, ई ई ई ए आई
ए आई ई बोलूंगी तो आप आपकी जीभ जो है वो दांत में लगेगी, आगे के भाग में लगेगी। ठीक है, तो एक बार इनको बोल के देखिएगा मेरे भाई, प्रैक्टिकल चीज है मेरे भाई पूरा। ठीक है, मध्य भाग में अ आएगा, अ में आपका जीभ जो है वो बीच में रहने वाली है। ठीक है, पश्चिम भाग में क्या होगा, आ उ ओ औ, आपका जीभ और थोड़ी पीछे चली जाएगी, आप देखेंगे। आप अगर करके देखेंगे तो करने वाली चीज है, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुखाकृति के आधार पर कितने होते हैं मेरे भाई स्वर। ठीक है, क्या क्या इनका वर्गीकरण है देखते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है समृत होता है, एक होता है अर्ध समृत, एक होता है विवृत और एक होता है अर्ध विवृत। समृत में क्या है आपका, इसके उच्चारण में आपका मुंह क्या होता है, ना के बराबर खुलता है। ठीक है, कम खुलता है मीन्स ना के बराबर खुलता है, ई बोलेंगे, ई उ ऐसे बोलेंगे, ना के बराबर खुलता है इसमें। ठीक है, अर्ध समृत में इसको आप बोल के देखेंगे मेरे भाई, अर्ध समृत स्वर में क्या होगा, ए ओ क्या है, अर्ध समृत में मुंह थोड़ा सा खुलेगा, थोड़ा सा ए ओ बोलेंगे तो थोड़ा सा मुंह आपका खुलेगा। विवृत में क्या होगा, विवृत में पूरा मुंह खुल जाता है। ठीक है, सबसे अधिक इसी में मुंह खुलता है विवृत में। और अर्ध विवृत क्या होता है मेरे भाई, अर्ध विवृत में अ आ ए औ, इसमें क्या होता है, अर्ध विवृत में मुंह आधा खुलता है आपका, अ आ बोलेंगे ना, आधा खुलेगा मुंह। ठीक है, तो विवृत से कम और अर्ध समृत से थोड़ा अधिक मुंह खुलता है। इसमें अगर अंदाजा ना आए तो सिंपल सा याद रखना, मुंह क्या होता है, आधा खुलता है। पहले वाले में क्या है, समृत स्वर में क्या है, मुंह क्या होता है, ना के बराबर खुलता है। दूसरे वाले में क्या है, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, मुंह थोड़ा सा खुलता है अर्ध समृत में। तीसरा में विवृत है जिसमें मुंह पूरा खुल जाता है, और अर्ध विवृत में आता है मुंह आधा खुलता है। ठीक है, आगे बात करेंगे मेरे भाई, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिकल चीजें एक बार खुद से एक बार वीडियो को इसको देखेंगे, आप खुद से करने का ट्राई करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आसानी से सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। अब आता है ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति भी बोलते हैं इसे। ठीक है, ओष्ठाकृति मीन्स आपका होंठ, होंठ जो आपके हैं ओष्ठ बोलते हैं, ओष्ठ यानी ओष्ठ मीन्स होता है आपका होंठ। तो होंठ आपका किस तरीके से आपका मूव हो रहा है, तो वृत्तमुखी, वृत्तमुखी ऐसे ही पता चल रहा है, वृत्तमुखी यानी वृत्त बनेगा, ये वृत्त बनेगा। ऊ बोलेंगे तो आप आपके होंठ का वृत्त बनेगा, ऊ ऊ ऊ बोले, ऊ बोलेंगे, ओ बोलेंगे या औ बोलेंगे तो आपके होंठ का क्या होगा, फेस्चर जो होगा आपका होंठ का वो क्या होगा, आपका गोल बनेगा। ठीक है, आपका जो होंठ है वो गोल आकृति में दिखेगा उस टाइम पे। ठीक है, आवर्तमुखी में क्या होता है, आवर्तमुखी स्वर होते हैं आपका, इनके अलावा जितने भी स्वर बचे वो आवर्तमुखी में आ जाएंगे। ठीक है, एक आवर्तमुखी आता है इसका नेक्स्ट पार्ट मेरे भाई। ठीक है, आवर्तमुखी आते हैं, आवर्तमुखी ये तो व्यंजन आ गया। नेक्स्ट बगलमुखी ये है, आवर्तमुखी अर्धवृत्तमुखी, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय आपका गोलाकार नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है, वृत्तमुखी में आपका गोल हो जाएगा होंठ, और आवर्तमुखी में जो गोल नहीं होगा, खाली हम ऐसे बोलते हैं, तो वो सारे ई ए आई और आ सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम व्यंजन वर्ण, ठीक है, व्यंजन व्यंजन वर्ण की बात करते हैं मेरे भाई। ठीक है, व्यंजन वर्ण से पहले मैं रॉ का आपको बता दूं, रॉ और री के रूप बता दूं एक बार। रॉ और री क्या होता है, रॉ और री ना, रॉ हो गया और आपका री हो जाता है ये वाला। तो ये जो ये वाला री होता है ना, ये वाला री स्वर वाला, तो ये कभी आधा नहीं होता, और व्यंजन वाला ये रॉ जो है ये वाला है व्यंजन वाला। जैसे री आप बोलते हैं, ठीक है, आधी रॉ के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे हमने बोला धर्म, धर्म बोलूंगा तो ये जो ऊपर रॉ चढ़ी ये वाला रॉ, तो ये क्या होता है, आधा रॉ होता है, आधा रॉ का एग्जाम्पल होता है धर्म, धर्म कर्म। ठीक है, ठीक है, धर्म कर्म का भी यही होगा। ठीक है, कर्म का जो ऊपर रॉ चढ़ता है ये आधा रॉ जो है, ऊपर वाला जो रॉ चढ़ता है आधा रॉ, तो ये क्या, ऊपर वाला चढ़ने वाला रॉ क्या है, ये आधा रॉ का एग्जाम्पल है। जो पूरा रॉ का एग्जाम्पल होता है वो होता है, जैसे श्रम में बोलूंगा, श्रम, श्रम बोला, ये जो नीचे आया है ना, नीचे आया है, ये नीचे वाला क्या होता है, ये पूरा रॉ होता है। ये रॉ कौन सा रॉ होता है, ये रॉ व्यंजन वाला रॉ होता है। और वो धर्म वाला रॉ क्या है, ये वाला रॉ क्या है, ये भी इसी रॉ का एग्जाम्पल है लेकिन आधा रॉ का एग्जाम्पल है। ठीक है, और जो री वाला आता है, री वो आता है, री आपका जैसे कृषि, कृषि में बोला ये री स्वर वाला री है, ये वाला री। ठीक है, ये वाली मात्रा है ना, ये है री मेरे भाई, कृषि। तो कृषि यानी कि नीचे वाला रॉ गया है कृषि। ठीक है, जैसे कृषि बोला, जैसे मैंने कृतज्ञ बोला, कृतज्ञ बोला, तो ये जो नीचे वाला है ना री, आप ऐसे तो बनाते हैं, तो ये नीचे वाला रॉ कभी पूछ लेता है एग्जामिनर कौन सा रॉ है बताओ, तो ये स्वर वाला रॉ है। ठीक है, ये स्वर वाला रॉ है, और वो ये आधा रॉ हो गया व्यंजन वाला आधा रॉ, और ये क्या हो गया जो नीचे चढ़ता है श्रम में चढ़ता है, जैसे ये हो गया पूरा रॉ। ठीक है, आई होप पूरा रॉ कौन सा, व्यंजन वाला। और री जो है आपका वो हमेशा नीचे चढ़ता है, जैसे कृपा में हो गया, घृणा में हो गया, कृष्ण में हो गया, और आपका कौन सा वृत्त में हो गया, और कृषि में हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हो गए इसके। आगे बात करते हैं, आप व्यंजन में चलते हैं मेरे भाई, व्यंजन में चलते हैं फटाफट से, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कितना टाइम हो गया मेरे ख्याल से, 26 मिनट, आधा घंटा हो गया मेरे भाई, आधा थोड़ा 10-15 मिनट और लगेगा। ठीक है, आपका व्यंजन मेरे भाई, व्यंजन क्या होता है, इस व्यंजन आपको बताऊंगे, व्यंजन आपको याद करने की क्या ट्रिक है। व्यंजन आप क लिखें, ख लिखें, ग लिखें, घ लिखें और अंग लिखें। ठीक है, तो अंग वाले ये क्या होते हैं, अंग वाले नासिक के वर्ण होते हैं, 9 से आते हैं सारे ना, 9 से। क का क्या हो जाएगा, क च ट त प। ठीक है, थोड़ी राइटिंग छोटी करनी पड़ेगी हमको, तो यहाँ पे हो जाएगा क ख ग घ अंग, ये तो होते हैं। कच्चा ट ट प, कच्चा ट तब होता है, फिर आता है ख छ ठ थ फ।
ठीक है, खचट थप। एक होता है गज ड ध, सॉरी द ब, ठीक है, बोलने में हो गया था भाई। गजट दब, घ झ झ ढ ध भ, गजट धब। और अंगा य अणा न म, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होगी मेरे भाई, ये होगी आपके क्या है, व्यंजन है। व्यंजनों की आपकी कुल संख्या कितनी है, 33 है व्यंजन, ठीक है। व्यंजन आपके स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये व्यंजन आपके टोटल 33 व्यंजन हो गए आपके सामने, ठीक है। अब इनमें से जो ये जो बीच की ये पंक्ति है ना, ये वाली पंक्ति मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये वाली पंक्ति दिख रही है, ढ ढ वाला, ढ ढ ड ढ ढ वाला ना, ड ढ में एक बात आती है आपका, ड ढ में वो आती है, क्या बात आती है मेरे भाई, ड ढ का जो सिस्टम है, ड और ढ का जो सिस्टम है, अगर इनके नीचे बिंदा लगा दूं तो इनमें आप देखेंगे तो हिंदी में आपका कोई शब्द इनसे स्टार्ट होकर नहीं बनता, ठीक है। इन शब्दों को क्या कहते हैं, नीचे बिंदा लगा, इनको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, या फिर इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। आगे बात करेंगे मेरे भाई व्यंजन की बात करेंगे जब हम, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं उत्क्षिप्त को क्या बोलेंगे, द्विगुण या उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त भी कहते हैं, संकर वर्ण भी कहते हैं, और ताड़न जात वर्ण भी कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। और आपको ये नासिक के वर्ण मैंने आपको बताया था, नासिक के वर्ण कौन से वर्ण मेरे भाई, ये नासिक के वर्ण आपके कौन से, अंग यण नाम, कोई भी आप इनमें से बिना नाक का इस्तेमाल करके इन वर्ण को बोल के दिखा दो मेरे भाई, ठीक है। अभी चैनल बंद कर देता हूँ, अभी इस चैनल को डिलीट कर दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा मेरे भाई, अगर आप अंग यण नाम को बिना नाक से बोल के दिखा दें, ठीक है। तो अंग का जो आएगा वहीं पे आएगा मेरे भाई, ठीक है। अंग का जो आता है नाक से इनकी आती है, ध्वनि आती है, नाक से ध्वनि नहीं आनी चाहिए आपकी, ऐसे बोल के दिखाओ इसे, खाली मुंह से अंग अंग, नाक में वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे आपका प फ ब भ म है, तो प फ ब भ म क्या है, वो होठ मिलाकर बोले जाने वाले, बिना होठ मिलाकर आप इनको नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते, कितनी भी ट्राई कर लो, प को बोल के दिखा दो बिना होठ मिलाकर। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं मेरे भाई, स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बता दिया, क ख, जीभ के स्पर्श से बोले गए व्यंजन सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, क ख ग घ, ये सारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन ही होते हैं। जैसे य व चार स्वरों के साथ असली अर्धस्वर कहते हैं, इनको ये जो है, ये आपका क्या है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मैं पहले आपको व्यंजन बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। देखो स्पर्श व्यंजन में क्या आते हैं आपके, स्पर्श व्यंजन में क से प वर्ग तक के सभी वर्ण आते हैं, जैसे कचट तप, कचट तप यानी क ख ग घ छ छ छ छ ठ ठ ड ढ ट थ द ध प फ ब भ, ठीक है। ये क्या आते हैं आपके, ये आते हैं सब क से प वर्ग के सभी वर्ण आपके किस बात, स्पर्श व्यंजन में आते हैं, ठीक है। 25 इनकी संख्या है, ठीक है। इसमें आपका अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं अगला, ठीक है। इतना क्लियर हो गया मेरे भाई। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें आपका क्या हो, जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन आपके क्या हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 है मेरे भाई, ठीक है। 25 है, 1 2 3 4 5 लाइन है ना खड़ी करके, ये 5 लाइन होगी, 5 लाइन है, और ये 5 लाइन होगी, 25 हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो ये आपको याद करना होगा, य और ल अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्यों इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये जोर लगाकर बोले जाने वाले व्यंजन है, जोर, य बोलते हैं, र ल व, ठीक है। इसमें भी जो य और व होते हैं ना, य और व क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। जैसे आपने जैसे देखा होगा, हम कई बार बोलते हैं कौवा, बोलते हैं कौवा, कौवा बोलो, या आप कई लोग इसे कौवा भी कर देते हैं, कौवा। तो आ वा का एक ही स्वर हो गया। जैसे महिलाएं बोलो, महिलाएं ए भी लगाकर बोलते हैं और ये भी लगाकर बोलते हैं महिलाएं, तो य और व क्या है, अर्ध स्वर है, स्वर की भांति भी काम करते हैं ना, स्वर भी लगा सकते हैं इसकी जगह, आ लगा दिया, ए लगा दिया, य की जगह पे ए, व की जगह पे आ, तो ये हो गया अर्ध स्वर हो गए, ठीक है। और प्रकंपित अर्धस्वर, ठीक है, प्रकंपित अर्धस्वर भी कहते हैं इनको। और आपका य और व जो है आपको प्रकंपित अर्धस्वर हो गया, और र ल प्रकंपित पार्श्व व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। लुंठित व्यंजन भी इनको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आपका जो प्रकंपित व्यंजन है, ठीक है, प्रकंपित और लुंठित व्यंजन है वो आपका र है, प्रकंपित और लुंठित, और ल जो है आपका वो पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। याद रखेंगे, इतना याद हो जाएगा तो सही है। फिर आगे बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की बात अगर करेंगे, संयुक्त व्यंजन, एक संयुक्त व्यंजन भी है। संयुक्त व्यंजन जैसे संयुक्त स्वर था वैसे संयुक्त व्यंजन, जैसे संयुक्त व्यंजन अक्षर का मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था, क और स से मिलकर बना है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन ऐसे बन जाएगा, संयुक्त स्वर भी बताए थे, ठीक है। तो आगे बात करेंगे, किसकी बात करेंगे मेरे भाई, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपको ये याद करने पड़ेंगे, क्या है ऊष्म व्यंजन, क्या है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंतव्य स और कंठ, ये हो। तो ये ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं मेरे भाई ऊष्म व्यंजन, इसमें से क्या होती है, आपका बोलते वक्त ऊष्मा या गर्म हवा निकलती है। स बोलोगे, स बोलोगे तो एक बार हाथ लगा के देखना, ह बोलोगे ह, ठीक है, ह स, कोई भी स बोलो, तालव्य स, दंती स बोलो आप, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इनमें से क्या निकलेगी, आपकी ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी तब आप बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे मेरे भाई, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठम होता है। क वर्ग का जितने भी आते हैं इसके अंतर्गत आपका वो भी आता है, ओ भी आ जाते हैं मेरे भाई, ओ आ और
हो भी इसी के अंदर आता है, अह भी इसी के अंदर आता है, विसर्ग अ आ ह अह ये सब कंठ के अंतर्गत आते हैं, क वर्ग के अंतर्गत आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तालव्य के अंतर्गत आते हैं, तालव्य के अंतर्गत च वर्ग का उच्चारण स्थान यहाँ पे तालव्य के अंतर्गत होता है, यानी कि च छ ज झ य, ठीक है। जो इसके अंतर्गत आता है ई, स्वर का बता रहा हूँ, ई ई य, और जो तालव्य स्व है ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ट वर्ग के अंतर्गत आपको याद करना पड़ेगा, मूर्धा के अंतर्गत आपको याद करना पड़ेगा री, ठीक है, र और मूर्धन्य स, ठीक है, ये इसके अंदर आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं यार किसी को ये याद हो रहा होगा, किसी को आसान लग रहा होगा, ठीक है, जिसने पढ़ा नहीं है तो उसको आसान कैसे लगेगा, तो किसी को आसान लग रहा होगा, किसी को कठिन लग रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ये मेहनत पे डिपेंड करता है, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ये क्लियर होगी चीज। ऐसे ऐसा तो है नहीं एक वीडियो देखेंगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कभी, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता मेरे भाई, आपको पढ़ने के रिवाइज करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखो वीडियो को, पर इसको अच्छे से मेरे भाई कवर करना, क्योंकि यही बेस है मेरे भाई व्यंजन, ठीक है, ठीक है। व्यंजन तो आपको एटलीस्ट आपको वर्णमाला तो पूरी आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप कुछ कर पाएंगे आगे हिंदी में, व्याकरण में खासकर। तो कॉपी बना रहे होंगे मेरे ख्याल से अच्छे से, तो उसमें नोट्स बना रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो अच्छे से अपने नोट्स को बाद में पढ़िएगा एग्जाम के टाइम पे, तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये तो याद करना पड़ेगा मेरे भाई, हलवा तो है नहीं कोई आपको मुगली गुट्टी पिला दे और आपको वो सारी चीजें याद होगी, ठीक है। तो दंतव्य में क्या आता है, फिर इसके बाद ये मूर्धन्य का हो गया, फिर दंतव्य में आता है आपका तो वाला दांत से लगने वाले ना, तो में ये हो गया तो थ द ध न, और इसके साथ एक्स्ट्रा आता है आपका ल भी आता है दंतव्य में, और सौ भी आता है, ठीक है, तालव्य से। फिर आता है आपका प वर्ग का भी क्या होता है, प वर्ग क्या होता है आपका ओष्ठ में आता है, प फ ब भ, ओष्ठ क्या है, होठ मिलाकर इन्हें बोला जाता है, इसलिए ओष्ठ है। इसके अंतर्गत आपका ऊ भी आते हैं, ठीक है, ऊ भी आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई संयुक्त व्यंजन, मैंने आपको बता दिया, जैसे अक्ष है क और सौ से मिलकर बनाएगा, ठीक है, मूर्धन्य स है, और त और र से त्र, और ज्ञ किससे बनेगा, ज्ञ बनेगा ज और य से, ठीक है, और स्र बनेगा स प्लस र से, मैंने बता दिया था आपको मेरे भाई पहले भी, ठीक है। आगत व्यंजन मैंने पहले बता दिया था, जब आगत स्वर की बात आई थी तब मैंने आगत व्यंजन भी आपको बता दिया था कि जिनके नीचे बिंदा जैसा आता है, जैसे ज यहाँ पे लिखा ना, ज मैंने आपको बताया था, ज लिखा है तो इसके नीचे जो बिंदा लिखते हैं फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में, तो वो है वही है आगत व्यंजन, आगत स्वर है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करेंगे प्राणवायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। प्राणवायु, प्राण एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण, मैंने आपको नहीं बताया, रुक जाओ। जो क होता है क क ग घ अ, ठीक है, क को हम बोलते हैं पहला वर्ग, ख को बोलते हैं दूसरा वर्ग, ग को बोलते हैं तीसरा वर्ग, घ को बोलते हैं चौथा, और अंग वाले उनको 5वां वर्ग, ठीक है। याद रहेगा, सिंपल है, लाइन वाइज है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा याद करने वाली चीज नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां। अब प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण जिसमें कम आपका वो लगे ना, ऐसा ही कुछ, और महाप्राण में ज्यादा जोर लगने वाले शब्द, जैसे अल्प प्राण में आता है, अल्प प्राण में ये आपको याद करना पड़ेगा। अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प प्राण में आपका पहला तीसरा और 5वां, ये वाला समूह, पहला तीसरा और 5वां वाला समूह क्या होगा आपका, अल्प प्राण होगा। जैसे पहला में क्या जाता है, कचट तप, सीधा करके ना, क्या बात कर रहा हूँ मैं, सीधे करके कॉलम वाइज बात कर रहा हूँ, ना कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मैं कॉलम वाइज बात कर रहा हूँ, ठीक है, पंक्ति वाइज बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉलम वाइज, कॉलम यानी कि सीधा जो होता है, कचट तप, क के नीचे च आता है, फिर त आता है, फिर त आता है, फिर प आता है, तो कचट तप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार आपने कॉपी में अगर लिखा होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, तो कॉपी में एक बार लिख ले पूरे जितने भी व्यंजन है, तो आसानी से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके नहीं लिखा है तो लिख लीजिए कॉपी में, कचट तप, क ख ग घ च छ छ ज य, ऐसे करके पूरा लिख लीजिए ज्ञ तक, ठीक है। तो कचट तप, ठीक है, कचट तप जो आते हैं, ठीक है, ज्ञ वाले को मैं सॉरी नहीं गिन रहा हूँ, ज्ञ वाले को टोटल 33 होती है, 25 से ही हमारा मेन पूरा जो है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और 5वां और अंतस्थ व्यंजन य और ल व, ये क्या होते हैं, य और ल और बाकी सारे स्वर वो सब क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। साफ सी बात यहाँ पे लिख रखी है, देखो आप देख सकते हैं, जहाँ पे क्या है, जिनको श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले अल्प प्राण कहते हैं, पहला तीसरा 5वां, पहला यहाँ पे लिखा है, देखो साफ साफ लिखा है, बगल में लिखा है, देखो पहला तीसरा और 5वां, यानी कि क ग अंग वाला, क च ट त प, ऐसे बोल रहा था मैं, कॉलम वाइज, ठीक है, रो वाइज ये हो गया आपका कॉलम वाइज, सीधा करके पता होगा, कचट तप हो गया, गचट तप हो गया, और अंग न, ठीक है, ये हो गया। तो ये पहला तीसरा 5वां ये आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत, याद करना पड़ेगा आपको, कॉपी में लिख लीजिएगा। और य और ल जो अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बताया था, य और ल र और व अर्धस्वर, ठीक है, य और ल आपका लुंठित वो बताया था ना, य और व मैंने आपको बताया था जो अर्धस्वर है, और र और ल आपको लुंठित और पार्श्व व्यंजन बताए थे, तो वही है अंतस्थ व्यंजन ये वाले। तो अंतस्थ व्यंजन और आपका जो सभी स्वर होते हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। प्राण वायु के आधार पर आप डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे अल्प प्राण और यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आप कॉपी बना लीजिएगा, यहाँ पे अल्प प्राण और यहाँ पे महाप्राण, अल्प प्राण में पहला तीसरा, ऐसे याद करने के लिए अच्छा रहेगा, पहला तीसरा 5वां, और जो बाकी बचे दूसरा और चौथा वो आ गया महाप्राण के अंतर्गत। महाप्राण में ज्यादा जोर लगने वाले होंगे। और इसके अंदर ऊष्मी व्यंजन कौन से व्यंजन थे, ऊष्मी व्यंजन
कौन से थे, जिनमें से ऊष्मा निकल रही थी, ऐसे नाम से ही पता चल रहा है ऊष्म व्यंजन जिनमें से ऊष्मा निकल रही थी, ये हो गए। और दूसरा चौथा ग्रुप हो गया, ये सारे आ गए महाप्राण के अंतर्गत। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। कंठ का निचला भाग आएगा, तालव्य आ गया, मूर्धन्य आ गया, दंत आ गया, दोनों होठ आ गए। ठीक है, कंठ और होठ मैं अभी बताऊंगा इसको, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। स्वर और घोष तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्णन। देखो, एक होता है सघोष होता है, एक अघोष होता है। सघोष होता है, एक अघोष होता है। सघोष में क्या हो गया, जैसे सघोष आपका है घोषत्व के आधार पर, यानी कि घोष मतलब आवाज के आधार पर आप व्यंजन का वर्गीकरण कर रहे हैं। आवाज अब एक अघोष होता है। अघोष है जिसमें आपका क्या ओजिन वर्णों के उच्चारण में हमें हमारी स्वरंत्रियों में कंपन नहीं होता, अघोष है वो। जैसे पहला और दूसरा वर्ग है। पहला और दूसरा वर्ग देखें कहाँ है पहला और दूसरा, ये है क ख, क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ। इनमें आपको कोई जोर यहाँ पे नहीं लग रहा होगा, मतलब इसमें कोई ज्यादा आवाज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, क ख। ठीक है, तो इनमें कुछ कंपन आपका यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क च ट त फ ना, इसमें कुछ आपका कंपन देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। तो ये क्या जाता है, अघोष के अंदर आ जाते हैं पहला और दूसरा। इसके अंतर्गत आपका और आता है आपका तालव्य स्व भी आता है, मूर्धन्य स्व भी आता है और दंतव्य स्व भी इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, अघोष के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको भी दो बार इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अघोष, यहाँ पे लिख सकते हैं सघोष। अघोष के अंदर पहला और दूसरा ग्रुप आ गया आपका, और तालव्य स्व आ गया, मूर्धन्य स्व आ गया और दंतव्य स्व आ गया, यानी कि शॉर्ट में बोले तो इनको ऊष्मी व्यंजन आ गए ह को छोड़कर। ठीक है, ऊष्मी व्यंजन ह भी होता है लेकिन इसमें ह नहीं होता। ठीक है, ह को छोड़कर बाकी जो हो गए ये टोटल मिलाकर कितने होते हैं, 13 घोष व्यंजन हो गए। फिर घोष आता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं घोष व्यंजन, घोष या सघोष भी बोलते हैं इसे। तो सघोष में क्या होता है, जो तीसरा, इसमें क्या होता है, तीसरा पहला दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा चौथा पांचवा, और उसके साथ में सघोष में क्या होता है, तीसरा चौथा पांचवा, और इसके साथ में जो आता है आपका य और ल व, और इसके साथ ह, जो उसमें व्यंजन का ह था वो इस साइड है, अभी सघोष में है। ठीक है, और य और ल व जो आपका क्या थे, अंतस्थ व्यंजन थे, वो भी इसी के अंतर्गत हैं। और स्वर भी होते हैं इसमें। ठीक है, स्वर भी आते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 20 घोष व्यंजन हो जाते हैं। उत्क्षिप्त सहित आपके 22 व्यंजन हो जाते हैं। उत्क्षिप्त अगर ले हम, उत्क्षिप्त मैंने आपको बताया था ढ के नीचे बिंदा, ड के नीचे बिंदा, तो ये क्या हो जाते हैं आपके, ये हो जाते हैं टोटल 32 हो जाते हैं मेरे भाई, 32। 10 स्वर को भी मिलाकर 32 क्या हो जाते हैं आपके घोष व्यंजन हो जाते हैं। तो इतना था मेरे भाई। ठीक है, उच्चारण स्थान का मैंने आपको बता दिया था, उच्चारण स्थान का जितना हो सकता है। लेकिन एग्जाम में एक और आपका पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है मेनली, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ओ और औ। ओ और औ आपका कहाँ पे होता है मेरे भाई इनका। ठीक है, ओ और औ का बहुत पूछा जाता है। ओ और औ आपका कंठ और ओष्ठ है। कंठ और ओष्ठ कैसे हो गया, यहाँ पे लिखा कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ कैसे हो गया, कंठ में ओ आ गया प्लस ऊ, छोटा ऊ, ओष्ठ मैंने आपको बताया था, ओष्ठ की आकृति के अनुसार, होंठ की आकृति के अनुसार ओष्ठ में ऊ आता है। ठीक है, ओ प्लस ऊ से ही तो बना है ये सब कुछ। ओ प्लस ऊ से तो ओ बना था, ओ प्लस ओ से बना था औ। तो ओ क्या था, ओ कंठ में आता है। कंठ में अभी मैंने बताया आपको कंठ में क्या क्या है। ठीक है, कंठ वाले में क्या क्या है मैंने अभी आपको बताया, ओ है, आ है, हो भी वही था, विसर्ग वही था। ठीक है, तो कंठ में यहाँ पे देख सकते हैं ओ, दिख रहा हो, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है फर्स्ट में ओ। तो ये क्या है कंठ में, और ऊ क्या है, इन्हीं से तो मिलकर बना है ना। ऊ क्या है मेरे भाई, ऊ क्या है, ओष्ठ की आकृति में ऊ आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इनसे मिलकर कंठ और ओष्ठ में आता है आपका ओ और औ। और पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ए और आई, यहाँ पे लिखा हुआ ए और आई। कंठ और तालव्य, और ई से बना था ना, ओ प्लस ई से बना था ए, फिर ए प्लस ओ से बना था आई। तो ओ किस में आता है, कंठ में आता है। ई किस में आता है, तालव्य में आता है। तालव्य का अभी बताया था, ई का मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, ई य, और जो तालव्य सौ था उसी के अंतर्गत आता है ई भी। तो कंठ प्लस तालव्य ऐसे होता है। ठीक है, और वो आता है आपका, वो आपको याद करना पड़ेगा, वो आता है एक अलग से, वो जो है ये आपका ये दंतोष्ट आता है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो इतना मेरे भाई आज की इस वीडियो में ये वर्णमाला आपका जो चैप्टर है खत्म हो गया है। अब आप किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन आप उठाकर देख लीजिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन मेरे भाई आसानी से आ जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका आसानी से कवर होगा मेरे भाई। ठीक है, स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया मेरे भाई। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं आसानी से। कुछ और आपकी परिभाषाएं जो है मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से समझ में आपको नहीं है तो यहाँ पे आप पढ़कर देख सकते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन, संघर्ष व्यंजन, मतलब ऊष्म व्यंजन आपको बता दिया, उत्क्षिप्त व्यंजन बता दिया, अर्धस्वर लुंठित व्यंजन भी बता दिया, प्रकंपित र को बोलते हैं, पार्श्विक ल हो गया, और वत्सरी व्यंजन मेरे भाई। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को मेरे भाई यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो लंबी हो गई मेरे ख्याल से, तो वीडियो को पूरा आपने अगर एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई तैयारी करते रहिएगा मेरे भाई। तो हम हिंदी की सीरीज आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। व्याकरण भी खत्म हो जाएगा, जिसने उत्तराखंड का इतिहास नहीं किया कवर, अब वो उत्तराखंड का इतिहास एक बार प्ले लिस्ट में जाकर जरूर से देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।